हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप जो आपका सेकंड ग्रेड है आरपीएससी का, उसका डिटेल सिलेबस डिस्कस कर दीजिए आपका साइंस सब्जेक्ट का। तो चलिए बेटा, आपके लिए ये भी करते हैं, है ना। और हमें अच्छा लगा कि आपको जो चीज़ ज़रूरत थी आपने वो कमेंट किया यहाँ पर, है ना। तो चलिए क्लास को करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन क्या है बेटा। देखिए, ये जो इमेज देख पा रहे होंगे आप, यही आपका आज का मोटिवेशन है। पूछिए कैसे। बेटा ऐसे कि मान लीजिए आपके पास में लोहे का एक गट्ठर है, मतलब लोहे का गट्ठर नहीं बोलेंगे, मतलब लोहा है आपके पास में, ठीक है ना। अब लोहे से आपको एक खूबसूरत सी छड़ी बनानी है ना। वो कैसे बनाओगे। अब जाहिर सी बात, आप कैसे बनाओगे बेटा जी। तो आप बनाओगे पहले तो उसे गर्म करोगे, है ना। गर्म करोगे, उस पर थोड़ा मारोगे, है ना। तब जाके आप एक सुंदर सी लकड़ी आपकी, मतलब छड़ी आपकी बन पाएगी। तो जो आपका जो ट्रांजिशन पीरियड था ना, ये वाला, एक लोहे के ठेले से लेकर आप एक अच्छी छड़ी छड़ी बनाने के लिए, वो कैसे बनी बेटा। वो ऐसे बनी क्योंकि उससे पहले आपने आग में तपाया, और आग में तपाने के बाद में आपने उसे हथौड़ा मारा, है ना। उसी प्रकार से जीवन में आपका ऐसा ही है कि जब तक आप खुद को नहीं तपाएंगे, खुद पे काम नहीं करेंगे, है ना, तब तक चीजें अच्छी नहीं होंगी आपकी लाइफ में, है ना। तो इसलिए कहते हैं जितना तपा पाओ खुद को, मजबूर कर दो खुद को, कि मतलब जो सक्सेस है आपको ही मिलनी चाहिए, है ना। वो कहावत है ना कि मतलब इतनी मेहनत करो कि खुदा भी आपसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो उसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए और मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है राजस्थान की बात हो रही है। और राजस्थान जो है आपका, वो एक कर्म भूमि है। क्या है बेटा, राजस्थान आपकी कर्म भूमि है। आप उसका इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब वो किस प्रकार से आपका राजस्थान डेवलप हुआ है ना। वहाँ के जो लोग हैं, उनके खून में ही मतलब वो चीज़ है कि लड़ाई करना, खुद को मतलब कि इस काबिल बनाना, है ना, खुद को मजबूत करना। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एक, जो आपका एक एग्जाम्पल है उस हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना। कुछ बच्चे होंगे जो मतलब गलत समझ जाएंगे आप उसको लेके, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो चीज़ ना, वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, कि उनको मतलब कि फिट रहना है, उनको मजबूत बनना है ना, उनको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम जो सिलेबस डिस्कस करें उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो आपका पेपर होता है बेटा, वो आपका दो सेक्शन होते हैं ना, दो पेपर होते हैं आपके। क्या होता है बेटा जी आपका, दो पेपर होते हैं। पेपर वन, ठीक है ना। जो अगर पेपर वन रहता है, उसमें आपका क्या होता है बेटा, 100 नंबर, 100 सवाल आते हैं आपके। 100 सवाल आते हैं तो उसमें आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है ना। जिसमें आपका 2 घंटा टाइम मिलता है आपका। कितना टाइम मिलता है बेटा जी आपको, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का टाइम मिलता है ना। 2 आवर मतलब 180 मिनट आपके मिलेंगे आपको, है ना। यानी कि 180 मिनट में आपको पूरे 100 सवाल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 180 मिनट में आपको पूरे 100 सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें आपका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। क्या बोल रहा है बेटा, जो राजस्थान है बेटा आपका, उसके जो जो ज्योग्राफी है आपकी राजस्थान की, हिस्ट्री है किसकी, राजस्थान की, कल्चर है कैसा, है ना, आर्ट एंड जो कल्चर होता है मतलब वो किस प्रकार का है, और जीके जो है आपकी, वो किसकी पूछी जाएगी, आपकी राजस्थान की पूछी जाएगी, है ना। और उसमें से आप कितने आएंगे, उसमें आपके 40 सवाल आएंगे। कितने आएंगे बेटा जी आपको, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके होंगे 80 मार्क्स के, यानी कि एक सवाल के 2 नंबर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। चलिए, आगे बोल रहा है कि आपके 10 क्वेश्चन किसके आएंगे बेटा, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपका करंट अफेयर रहेगा, है ना। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, इसके आपके 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जिसके लिए आपको, जो आपके अजय सर है मतलब, वो उस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो आप चाहें तो उनकी क्लासेस दे सकते हैं जाके। उसके बाद में आपका 30 क्वेश्चन कौन से आएंगे आपके, वो आएंगे आपके जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो जीके है आपका दुनिया का, विश्व का और आपके भारत का। उसमें आपके कितने आएंगे बेटा, 30 सवाल आएंगे, जो कि आपके होंगे 60 नंबर के होंगे आपके, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है आपकी, क्या है बेटा, जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उससे आपके 20 सवाल बनेंगे, है ना, जो कि आपके 40 नंबर के होंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, पूछिए क्या, कि कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए बेटा जी, चाहे कुछ भी हो जाए आपका, कि अगर आपके 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, है ना,
तो इसमें से आपको कम से कम कितना बेटा जी, कम से कम आपको 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। क्या करने पड़ेंगे, 40 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई होता है क्या बेटा जी, तो यहाँ पर अप्लाई होता है आपका 40% रूल, है ना। अगर आपने 40% आपने पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए, करेक्ट नहीं कर पाए, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, है ना। क्या नहीं होगा बेटा, आपका आपका जो पेपर होगा आपका वो चेक नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए जो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनका सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग होता है, क्या होता है बेटा, जिनका सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग होता है ना। सब्जेक्ट स्ट्रांग होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो जीएस पोर्शन होता है वो कैसा होता है उनका, वो होता है वीक। क्या होता है बेटा, जो जनरल पोर्शन होता है उनका वो होता है वीक। तो इसीलिए संतुलन बना के रखिए, है ना। क्या करना है आपको, आपको जितना ही आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है, और उतना ही आपको क्या पढ़ना है बेटा, पेपर वन पढ़ना है, जो कि आपका जीएस पोर्शन रहेगा आपका, है ना। क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वो मैक्सिमम लोगों का सेम रहेगा, है ना। जो बच्चे होंगे उनमें आप कितना मतलब कंप्लीट कर पाओगे, मैक्सिमम 4-5 नंबरों का। लेकिन जो पूरा खेला होगा वो कहाँ पर होगा, पूरा खेला होगा बेटा कहाँ पर, जो आपका पेपर वन है ना। पेपर वन में चीजें आपकी बहुत चेंज होंगी, है ना। तो जॉब आरपीएससी सेकंड ग्रेड में वही बच्चा ले पाएगा जो कि पेपर वन और पेपर टू जो होगा आपका उसको इक्वली पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पेपर वन की बात हो गई आपकी, ठीक है ना। सॉरी, अब हम बात करते हैं पेपर टू की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, अब हम बात करेंगे आपकी जो है आपका पेपर टू। अब देखिए जो आपका है पेपर टू, इसमें क्या है, तो इसमें बोला जा रहा है क्या बेटा, देखिए, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका क्या होना चाहिए, यहाँ बोला सेकेंडरी, सेकेंडरी मीन्स आपका नाइन्थ टेंथ एंड सीनियर सेकेंडरी मतलब होता है बेटा क्या आपका 11th टू 12th, 9, 10, 11, 12। यहाँ से आप कितने बेटा आएंगे आपके, यहाँ से आपके आएंगे 90 क्वेश्चंस। कितने आएंगे बेटा आपके, तो यहाँ से आपके आएंगे 90 सवाल आएंगे। और अगर आपने 90 सवाल ये कर लिए, है ना, और आपने 20 सवाल ये कर लिए, 9, 10, 11, और इतना आपके लिए बेटा बहुत हो जाएगा, है ना, क्योंकि कट ऑफ जो रहती है इतनी हाई नहीं जाती है आपकी कट ऑफ जो होती है ना। तो ये रहा आपका 9, 10 एंड 11, 12 का आपका रहेगा बेटा कितना, 90 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि आपके होंगे 180 नंबर के, ठीक है ना। उसी तरीके से जो आपका रहेगा क्या, जो आपका रहेगा बेटा जी ग्रेजुएशन लेवल का, जब ग्रेजुएशन रहेगा आपका, आपको जो सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है ना, उसके कितने आएंगे, उसके आपके आएंगे 40 सवाल आपके आएंगे, है ना। जब अगर 40 सवाल आएंगे तो वो होंगे आपके कितने, तो वो होंगे आपके 80 मार्क्स के, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आएगा टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। टीचिंग मेथड बोले तो मतलब जो आपका पेडागोजी होती है आपकी, क्या होती है बेटा जी, जो आपकी रहती है पेडागोजी रहेगी आपकी, वो आपकी आएगी कितना, 20 नंबर की आपकी आएगी, ठीक है ना। मतलब 20 सवाल आएंगे 40 नंबर के। तो टोटल आपका कितना होगा बेटा, जाके आपका टोटल होगा आपका 150 सवाल आपके कितने नंबर के आपके, वो होंगे आपके 300 नंबर के आपके होंगे। कितने होंगे बेटा जी, तो वो होंगे आपके 300 नंबर के आपके सवाल रहेंगे, मतलब जो आपका होगा मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना। और जिसमें आपका 2 घंटे पेपर होगा, यानी कि 180 मिनट आपके यहाँ पर मिलेंगे। 180 मिनट में आपको 150 सवाल करने पड़ेंगे, है ना। 180 मिनट्स 150 क्वेश्चन। तो समझ में आया बेटा आपको। तो फोकस कीजिए, एज ए टीचर होने के नाते आपको बताना चाहेंगे जो कि आपका सब्जेक्ट है आपका 11th-12th वाला, ये वाला, है ना। और साथ में आपका ये वाला जो आपका टीचिंग मेथड्स है। अगर जब आपका ये हो जाए, जब आपका 11 9 टू 11 12th हो जाए आपका, देन आप कहाँ जाएंगे, देन आप जाएंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ का पोर्शन बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभार क्या होता है, जब आपका इतना कंप्लीट होता है ना, तो आप जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा बहुत घुमा फिर के आता है। सब्जेक्ट तो आपका सेम रहता है, कॉन्सेप्ट आपके सेम रहते हैं, तो कभी कभार यहाँ से भी आपके सवाल ये वाले भी हो जाते हैं, है ना। अगर आप इसको दिमाग में रख के बैठोगे कि मतलब हमारा ग्रेजुएशन भी नहीं आता है, हमको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता है,
तो बेटा आपका कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो फोकस कीजिए सबसे पहले 9 to 12 वाले पे, कैसे भी करके अपना सब्जेक्ट निपटाइए, है ना। तो 300 ये और 200 ये, तो टोटल आपका कितना हो गया बेटा, टोटल आपका हो गया 500, है ना। तो ये हो गया आपका 500 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कट ऑफ से पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कितनी वैकेंसी आपकी आई हुई है, क्योंकि हम साइंस की उसने बेटा ने बात किया, हमारा हम साइंस पढ़ाते हैं तो हम साइंस की बात करते हैं। विज्ञान वर्ग में, ठीक है ना बेटा, इसमें आपकी आई कितनी, 1160, जो कि आपकी है नॉन टीएसपी है, ठीक है ना। और जो टीएसपी है आपकी बेटा वो कितनी है, वो टीएसपी आपकी है 195 है। और टोटल वो कितना बेटा, टोटल आपका हो गया 1355, यानी कि 1355 आपका। कोई दिक्कत। और इतनी वैकेंसी बेटा आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि अगर आप नॉन टीएस मतलब टीएसपी में आ रहे हो तो आपके लिए तो और फायदा है आपका, 195 वैकेंसी है। और अगर आप नॉन टीएसपी में आ रहे हैं और बोले तो मतलब जो आपको अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे वो आप कहाँ जाएंगे, वो आपके जाएंगे नॉन टीएसपी में, यानी कि 1160 जो वैकेंसी है उनमें वो जाके फाइट करेंगे, ठीक है ना। और याद रखिएगा आपके लिए बस एक सीट ही काफी है ना। तो उस हिसाब से मेहनत कीजिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब देखते हैं कट ऑफ आप क्या रहेगी। जो कट ऑफ थी आपकी लास्ट ईयर मतलब कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था आपका आरपीएससी का, तो उसमें जो आपका रहा था किसका बेटा, उसमें जो आपका रहा था, और ये है आपका किसका बेटा, ये है आपका टीएसपी का। किसका है आपका, तो ये है आपका टीएसपी का। यानी कि बोले तो जो वहां के जो लोग हैं उनके लिए क्या है, जो सीटें रिजर्व रहती हैं, है ना, जो सीटें उनके लिए रिजर्व रहती हैं उनके लिए यही बेटा, ठीक है ना। देखिए जनरल कितना है बेटा उनका, वो जाता है 203, यानी कि 500 नंबर में से, कितनों में से बेटा, 500 नंबर में से आप कितने आ गए, 203 आ गए, तो आप आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के अध्यापक बन गए। समझ रहे हो ना आप, कितना कट ऑफ कम जाता है इसका, है ना। कट ऑफ कम इसीलिए जाता है क्योंकि जो पेपर आता है बेटा वो काफी टफ आ जाता है ना। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि पेपर उसी का निकलेगा जो खुद पे फोकस करेगा और वहां पे जाके घबराएगा नहीं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपसे बिल्कुल नहीं बनेंगे, आपसे क्या किसी नहीं बनेंगे, है ना। क्योंकि अगर सवाल भर रहे होते लोगों से तो कट ऑफ इतना कम नहीं जा रहा होता, है ना। जनरल में टीएसपी में, समझ रहे हैं ना, 203 नंबर, कितने में से, 500 में से, हलवा थोड़े ना, मतलब समझ रहे हो ना। एससी 203.96 और एसटी जो है वहां का 186.72, इतना कट ऑफ मार्क्स है वहां का, समझ रहे बेटा जी। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, अगर हम बात करते हैं नॉन टीएसपी की, किसकी बात करते हैं, नॉन टीएसपी की बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें जो साइंस सब्जेक्ट है आपका जनरल कैटेगरी, जनरल जो है आपके 226, कितना है बेटा ये आपका, तो ये आपका है 226.50 बटे में कितना, 500, इतने में से बेटा आपके आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। लगभग कितना हो जाएगा ये, मतलब 50% से भी कम है ये, मतलब है ना, 50% से भी आपको कम नंबर लेके आना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। देखिए एससी कितना वहां का जनरल वाला 177.68, कितना बेटा, 177.68। एसटी आपका 185.25, ठीक है ना। और ओबीसी वहां का 201 और एमबीसी 205। तो आप फोकस कीजिए कि आपके एग्जाम में 250 मार्क्स भी आ जाए कैसे भी करके, है ना, मतलब 250 प्लस आपके आने चाहिए इस बार। अगर आपके 250 प्लस आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो समझ में बात आई आपको कि पेपर का लेवल टफ रहेगा, और रहता भी है, सिंपल सी बात है भाई, वहाँ के जो आरपीएससी जो मतलब है करवाती है एग्जाम है, वो अपना एग्जाम टफ ही बनाती है ना। तो जब टफ बनाएगी तो बस आपको ये सोचना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो चीज हमको आती है, बस वो गलत ना हो, जो चीज हमको आती है वो किसी तरीके से गलत ना हो, है ना। ठीक है ना बेटा जी। चलिए अब पढ़ते हैं आपका सिलेबस के ऊपर, और हम सबसे पहले देखेंगे आपका जो पेपर 2 है ना। क्योंकि जो पेपर आपका, क्योंकि जो आपका पेपर 1 है उसको डिस्कस करेंगे कौन बेटा, उसको डिस्कस करेंगे आपके जो एजे सर हैं आपके, है ना। क्योंकि उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से आती है, मुझे इतना आता नहीं, समझ में नहीं आता वो चीज़, मतलब कैसे क्या करना है। तो इसके लिए आपको ए सर की हेल्प लेनी पड़ेगी और वो आपको समझा देंगे वो चीज़ें, है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस की।
जो कि आपका है पेपर 2। कौन सा बेटा आपका? वो है आपका पेपर 2 है आपका, ठीक है ना। चलिए, और ये है आपका पार्ट फर्स्ट। कौन सा बेटा आपका है? तो ये है आपका पार्ट फर्स्ट, यानी कि 180 नंबर, यानी कि बोले तो 90 सवाल जहां से आएंगे। कितने आएंगे? जो आपके 90 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, यानी कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, बोले तो 9 से लेकर 12 तक, ठीक है ना। जिसमें आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? क्या साइंस पढ़नी पड़ेगी? कहाँ से? 9 से लेकर 12 तक की, ठीक है ना। अब देखते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है किसकी बेटा? सेल स्ट्रक्चर की, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल इंक्लूजन, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए, सेल साइकिल जिसमें आपका माइटोसिस एंड मियोसिस, जेनेटिक कोड, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, जो यहाँ तक की बात हो रही है, कहाँ बेटा? यहाँ तक की बात हो रही है ना। तो ये आपको क्लास 11 जो चैप्टर आपका है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप क्लास 9th में दी हुई है, लेकिन 9th में क्या ये काफी कम दी हुई है ना। जब अगर पढ़ना ही वो चीज है तो आप क्लास 11 की जो सेल चैप्टर दिया हुआ है आप वो पढ़े जाके, है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सेल साइकिल में माइटोसिस एंड मियोसिस। ये पढ़ना पड़ेगा आपको कहाँ पे जाके? ये पढ़ना पड़ेगा आपको क्लास 11 जो एनसीईआरटी है, जो कि दूसरा चैप्टर है कौन सा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जेनेटिक कोड है, आपका टाइप्स ऑफ आरएनए हुआ, आपका प्रोटीन सिंथेसिस हुआ आपका। ये मिलेगा आपको कहाँ पर? ये मिलेगा आपको क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ना, जो आपका चैप्टर जेनेटिक्स वाला है ना, वहां से आपको मिलेगा देखने के लिए। यानी कि बोले तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा चैप्टर बेटा आपका? जो चैप्टर आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो चैप्टर है आपका, वहां से आपको ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा वहां के, ठीक है ना। देन बात आती है आपकी बायोमोलिक्यूल मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। तो बोले तो क्लास 11 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, वहां से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देन बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी क्लास 11 सेम, है ना। मॉर्फो सॉरी, जिसमें आपका पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। वहां से आपका हो जाएगा ये चीजें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये क्लास 11 के एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया हुआ है आपका, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है आपकी, है ना। मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है। क्लास 11 यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर कौन सा? बताइए। जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें आपको हो जाएगा चैप्टर नंबर 4, 5, 6, चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस। देखिए, यहाँ तक की बात करें अगर प्लांट्स, यहाँ तक की बात करें तो ये आपको सेम चैप्टर मिलेगा। जहां पर ये था ना, ये पॉइंट्स है आपके, वहां पर आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। और अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, पॉलीएम्ब्रियोनी की, एपोमिक्सिस की, तो ये मिलेगा कहाँ पे? क्या ये मिलेगा आपको जो आपका क्लास 12 की एनसीईआरटी है, चैप्टर फर्स्ट है आपका। चैप्टर जो सेकंड है आपका, वहां आपको मिल जाएगा चाहिए, है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट किंगडम, है ना, पढ़ा होगा आपने क्लास 11। फ्रूट्स एंड सीड, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ फैमिलीज, बेसिकेसी, मलवेसी, सोलनेसी। जो अब क्लास 11 है चैप्टर सॉरी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपकी 3 फैमिली दी हुई है बेटा, है ना। 3 दी हुई है। जो आपकी नहीं दी हुई है वो आप अपना जाके कहीं और से, आपका ग्रेजुएशन हुआ मतलब वहां पे आपको मिल जाएंगी, है ना। तो आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिकेसी, मलवेसी, सोलनेसी, लिलिएसी एंड आपकी पोएसी, लास्ट में आपकी लेगमिनेसी। ये आपकी 2, 4, 5, 6 जो आपकी 6 फैमिलीज हैं आपकी, वो आपके वहां से कंप्लीट हो जाएंगी, है ना बेटा। और साथ ही साथ इसमें क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ्लावर जो फॉर्मूला है आपका वो देखना पड़ेगा, जो आपकी 6 फैमिलीज है। फ्लोरल डायग्राम देखना पड़ेगा आपको, एंड उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है समाज में, जो मतलब जो है आपकी उसकी वैल्यू है मतलब वो क्या है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चले, देन हम बात करते हैं कहाँ बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए। तो वो है आपका वाटर रिलेशन। क्या बेटा? तो वो है आपका वाटर रिलेशन, ऑस्मोसिस, डीपीडी, प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सेप, है ना, ट्रांसपायरेशन, गटेशन, स्टोमेटल मूवमेंट्स, प्लांट न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस।
ये आपको सब कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा बेटा कहाँ पर, ये सब पता किसकी बात हो रही है, ये सब बात हो रही है आपकी जो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है, क्लास 11th एनसीईआरटी यूनिट 4। अगर आप उसे पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो सारे पॉइंट्स हैं बेटा वो आपके कवर हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर ये दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस आपका, है ना। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, लाइट रिएक्शन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा। डार्क रिएक्शन क्या होती है आपकी, है ना। C3C4 साइकिल क्या होती है आपकी, कीमोसिनेसिस क्या होता है आपका, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आपकी, क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना, कीमो आइसोटोपिक हाइपोथेसिस आपकी, एंड आपका फोटो रेस्पिरेशन। ये सब कहाँ मिलेगा आपको बेटा, ये सब मिलेगा कहाँ बेटा आपको, तो ये सब आपको मिलेगा क्लास 11 के एनसीईआरटी यूनिट नंबर 4, है ना, जो कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी आपकी है। देन बात आती है किसकी बेटा, उसके बाद में बात आती है आपकी, तो वो आती है आपकी रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स हैं आपके वो श्वसन कैसे करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होता है आपका, एनारोबिक होता है आपका या एरोबिक होता है ना, किस प्रकार से रहता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है ना, क्रेब साइकिल क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है आपका, है ना, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, आर्किवली क्या होती है ना, एंड आपका लास्ट में फर्मेंटेशन क्या होता है। तो ये सब भी आपको वहीं मिलेगा आपको क्लास 11 के एनसीईआरटी में, है ना। और साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपके ग्लाइकोलाइसिस है आपके एंड क्रेब साइकिल, और उसके बाद में आपको जो ईटीएस होता है, इन सबको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं आपके बेटा ये सब आपके कैसे होंगे, फैक्ट बेस होंगे। जो सवाल आपके आएंगे वो एग्जैक्ट फैक्ट वाइज आएंगे आपके, है ना। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वह आपका एंजाइम क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज, ये आपको मिलेगा क्लास 11 की जो आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, वहां से मिलेगा आपको ये चीजें, है ना। देन हम बात करते हैं कहाँ पर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या बात करते हैं बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हम आपकी। तो देखिए ये कहाँ मिलेगा आपको बेटा, ये मिलेगा आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है आपकी, है ना। जो चैप्टर है ना बेटा कौन सा आपका, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन सा चैप्टर आपका है, चैप्टर नेम है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां से मिलेगा आपको ये सब करने को, है ना। सॉरी। और इसमें क्या क्या आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे बेटा क्या क्या, देखिए डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ना, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन। जो आपका डी डिफ्रेंसिएशन है आपका, यहाँ से सवाल आपका आया था जो आपका एग्जाम हुआ था 22 में, कौन सा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का आपका। ग्रोथ आपका क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेशन कैसी है आपकी, मतलब जो आपके हार्मोन्स है ना, ऑक्सीजन हो गया, गिबलिंग हो गया आपका, साइटोकिनिन आपका हो गया, एथालीन आपका हो गया, एब्सिसिक एसिड आपका हो गया, एंड आपका फोटोपेरोडिज्म, वैनिलाइजेशन, एंड आपका सीड डोरमेंसी। ये सब क्या होते हैं अच्छे से आप पढ़ेंगे, है ना, जो कि आपका जो कि आपको मिलेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सब किस में आता है बेटा, ये सब आपका आता है पता कहाँ पर, ये सब आता है बेटा आपका जो आपका है प्लांट फिजियोलॉजी आपकी है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके बेटा जो ओल्ड एनसीईआरटी है आपकी, उसमें आपको 5 चैप्टर दिए हुए हैं। तो आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी है आप वही पढ़ें जाके, क्योंकि जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसमें कुछ चैप्टर्स आपके कट हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम को सवाल वो आपके एग्जाम को चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो चीज आएगी आपसे, है ना। बात समझ में आई। देखिए अब शुरू होती क्या बेटा, अब शुरू होती यहाँ से, तो वो है आपकी क्या, तो वो है आपकी क्या, देखिए तो वो है आपकी इकोलॉजी। क्या शुरू हो रही है बेटा आपकी, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, आपकी इकोलॉजी स्टार्ट हो रही है आपकी, यानी कि क्लास 12th, ठीक है ना, जो कि आपका है लास्ट यूनिट, वहां से आपके आप शुरू हो रही है यहाँ से। उसमें क्या क्या देखिए फटाफट, उसमें किस प्रकार से आपकी बात हो रही है, तो वो हो रही है आपका टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी आपकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं आपके, है ना, एसिड क्या आपकी, अलिनो इफेक्ट क्या है ना, ओजोन डिप्लेशन, बायोडाइवर्सिटी, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, एंड
endangered species, deforestation, है ना, biocommunities, ecosystem, food chain, ecological pyramids, wildlife and its conservation, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये सब आपको मिलेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी में, जो लास्ट यूनिट है आपकी, है ना, जिसमें आपके कितने, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं आपके, है ना, 4 पार्ट हैं आपके। तो ये तो हो गया बेटा क्या, ये तो आपका हो गया इकोलॉजी आपकी हो गई, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा क्या, पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हेल्थ, इम्यून सिस्टम, टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बायो ट्रीटमेंट टेक्निक्स। देखिए जो चैप्टर है, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कैसा बेटा, वो मिक्स है आपका, है ना। एनिमल टिश्यू की बात हो रही है तो आपका क्लास 11th में मिलेगा आपका, है ना। सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की बात हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है, सब कहाँ मिलेगा आपको, सब मिलेगा आपको इकोलॉजी मिलेगा आपको, है ना। इम्यून सिस्टम कहाँ मिलेगा, क्लास 12th में मिलेगा आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपको मिलेगा। टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये कहाँ मिलेगा आपको, वहीं पे मिलेगा। बायोटेक में जो टेक्निक्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे क्लास 12th की बायोटेक में, जिसमें आपको 2 चैप्टर दिए हुए हैं आपके, है ना। तो ये तो हो गई आपकी वो वाली बात, है ना। अब शुरू होता है क्या बेटा, अब शुरू होता है आपका क्लास 12th। क्या शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है आपका क्लास 11th, जो कि क्लास 11th और आपकी कौन सी यूनिट है, यूनिट 5, यानी कि लास्ट यूनिट बोले तो आपका एनिमल एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी आपकी, ठीक है ना, जिसमें आपके पूरे 7 चैप्टर्स हैं, है ना। कितने बेटा, 7 चैप्टर्स हैं आपके, आपको उनको पूरा करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही क्या क्या बेटा जी, देखिए फटाफट। रेगुलेशन इन एनिमल्स में क्या क्या है, नर्वस सिस्टम है आपका, ओके, एंडोक्राइन सिस्टम है आपका, ओके, हार्मोन्स है, ओके, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन है आपका, ब्रीदिंग है आपका, सर्कुलेशन आपका, एस्किटी सिस्टम आपका है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपका है, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आपका है। मतलब कुल मिलाकर जो आपके 7 चैप्टर्स हैं आपके, वो 7 आपको पूछे जा रहे हैं आपसे, क्या बेटा, 7 आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। अब बात आ रही कहाँ पर, देखिए अब बात आ रही है आपकी बेटा की कहाँ पर, तो वो है आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। किसकी बात हो रही है बेटा, अमीबा की बात हो रही है। प्लाज्मोडियम, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। देखिए अर्थवॉर्म, कॉकरोच और जो फ्रॉग हैं आपके, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग हैं आपके, वो तो आप क्लास 11th में मिल जाएंगे आपका, है ना। कहाँ मिल जाएंगे बेटा, क्लास 11th मिल जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर आपका है 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें आपका पहले दिया हुआ आपका एनिमल टिश्यू दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ आपका एनिमल टिश्यू दिया हुआ है, उसके बाद में आपके ये तीनों ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी बेटा, अगर हम बात करें किसकी, अमीबा की बात करें और प्लाज्मोडियम की बात करें, ये आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने यूजी किया होगा आपने, वहां से आप देख लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ओके बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन बात आती है कहाँ पर, उसके बाद बात आती है आपकी किसकी, इवोल्यूशन की, है ना। क्लास 12 चैप्टर नेम एवोल्यूशन, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, देखिए डार्विनिज्म क्या होता है आपका, न्यू डार्विनिज्म क्या है आपकी, लैमार्किज्म क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है आपका, एडेप्टेशन क्या होता है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड स्पेसिएशन क्या होता है आपका, पैलेंटोलॉजी एविडेंस क्या क्या होते हैं आपके, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है आपका, है ना। समझ पा रहे हैं ना बेटा। आगे देखते हैं, आगे आपसे बोल रहा है क्या, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, क्लास 12 किसकी बात हो रही है बेटा, क्लास 12 की बात हो रही है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। समझ पाए आप, 2 चैप्टर्स हैं, दोनों मिलकर पूछेंगे आपसे, क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या होता है आपका, मेंडलिज्म क्या है आपका, है ना, लिंकेज क्या है आपका, क्रॉसिंग ओवर क्या है आपका, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप में आपका कौन सा आपका कैरेक्टर्स यूज होते हैं आपके, है ना,
आरएच फैक्टर क्या होता है, एंड लास्ट में आपका म्यूटेशन क्या होता है। तो ये सब आपको वहीं पे मिल जाएगा आपको। देन बात करते हैं किसकी बेटा, बात करते हैं हमें बायोटेक की। किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे बायोटेक की बात करेंगे, यानी क्लास सिंपल सा क्लास 12th है ना सॉरी, यूनिट 4 क्लास 12th की, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, दोनों आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्या है उसमें, देखिए उसमें आपसे पूछा गया क्या क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है आपका, है ना, उसके टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या हैं आपकी, उसके बाद में जीन क्लोनिंग क्या होती है आपकी, डीएनए एम्प्लीफिकेशन और बाय पीसीआर, ठीक है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पीसीआर आपका, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ जीन्स ट्रांसफर, किस प्रकार से आपको जीन्स ट्रांसफर होते हैं, जीन गन क्या होता है ना, ये सब पूछेगा आपको। और ये तो आपको हो गया प्रिंसिपल। अब उसी में आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, कि जो आपका बायोटेक आपने सीखा है उसको आप कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार आपका एग्रीकल्चर कैसे रहेगा आपका, मेडिसिन में कैसे यूज करेंगे आप बायोटेक को, है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कोई ट्रांसजेनिक रहेंगे आपके, एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, एंड आपका बायोपायरेसी क्या होता है, ठीक है ना, कि आपका बायोपायरेसी क्या होता है, पायरेसी में होता है चोरी, और बायो में जानते हुए आपको जो लिविंग चीज जो चोरी करे उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बायोपायरेसी, ठीक है ना, बात समझ में आई बेटा आपको। चलिए अब अगला पॉइंट आपका क्या है, सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है, तो वो क्या दिया हुआ है, तो वो है आपका टेक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स। जब कोई एनिमल्स हैं उसकी टेक्सोनॉमी क्या होगी, मतलब बोले तो क्लास 11th एनिमल किंगडम, है ना, और साथ ही साथ क्या होगा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आप देखेंगे आर एच बिटिकर, है ना, 5 किंगडम सिस्टम आपका क्या होता है, और उससे ऊपर जो दिया हुआ है वो किस प्रकार का रहेगा, है ना, कितना 6 किंगडम होते हैं ना उसमें, और सिमेट्री कैसी होगी, सीलोम कैसा होगा, सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रोजेनेसिस, क्लास 11th चैप्टर नेम एनिमल किंगडम। ओके क्लास, चलिए आगे देखिए, टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, किसकी बात हो रही है, अब प्लांट्स की बात हो गई आपकी, है ना, इसे हम क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटा क्या होता है, प्रोकैरियोटा क्या होता है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, लाइकेट क्या होता है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ, मतलब छोटे से जो नॉलेज मतलब होनी चाहिए क्लास 11th के हिसाब से, किसमें बेटा 11th के हिसाब से, ग्लोथ्रिक्स, रिसिया एंड टेरिडियम, ठीक है ना। तो ये जो 3 ऑर्गेनिज्म हैं आपके, मतलब प्लांट्स हैं, आप प्लांट्स तो नहीं बोलेंगे इनको, ठीक है ना, तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मतलब मिलेगा आपको जो चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये तीनों एनिमल्स, ये जो आपके तीनों हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो तीनों मिलेंगे आपको प्लांट किंगडम के अंदर मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे बेटा आपको, वो मिलेंगे आपको प्लांट किंगडम में मिलेंगे आपको, ठीक है ना, बात समझ में आई बेटा जी आपको। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा आपसे कि देखिए सिंपल सा है, क्या है आपका एम्ब्रोलॉजी ऑफ एनिमल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गेस्टुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड फेथ ऑफ 3 लेयर्स, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनते हैं आपके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस, प्लेसेंटा कैसे बनता है आपका फॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिक एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, बोले तो क्लास 12th, किसके बात बेटा हो रही है, तो वो बात हो रही है क्लास 12th की, ह्यूमन, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, याद रहेगा बेटा आपको। चले ठीक है, सिलेबस बेटा बहुत बड़ा है ना, इसलिए हमने मतलब फटाफट आपको बता दिया है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर हम बायो की बात करें अभी तक की, किसकी बात करें बेटा जी, अगर हम बायो की बात करें अभी तक की, तो देखिए एक बात याद रखिएगा आपको हमेशा, कि जो बायो है आपका, है ना, वो आप अगर 11th एंड 12th भी पढ़ के जाते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको कि मैक्सिमम पोर्शन जो होगा आपका, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे आपके, किसके बेटा बायो के, वो आप सॉल्व कर पाओगे, क्या कर पाओगे बेटा, वो आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। देखिए कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, मैं ये नहीं बोला कि सारे के सारे सवाल आप कर लेंगे, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है ना।
जस्ट, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये तो करना नहीं कि हमें साथ के साथ सवाल आपके बन जाए, बस आप ये देखिएगा कि कितना हो सके कितने सवाल आप सही कर पाए, क्योंकि कट ऑफ को आपको पार करना है। और एक बार आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली तो आपकी जॉब लगना लगभग तय हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं बेटा जी आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो यहाँ से आपकी शुरू होगी बेटा, केमिस्ट्री शुरू हो गई आपकी। चलिए केमिस्ट्री हम देखते हैं क्या। इससे पहले बात होती है आपकी, किसकी बात होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11th। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा पढ़ लीजिए, बेसिक है ना, चीजें आपकी हो जाएंगी। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स किस प्रकार के आपके रहते हैं, एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर क्या होते हैं आपके, ऑबर प्रिंसिपल क्या होता है आपका, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके, है ना, होन्स रूल, और साथ साथ आपका N+L जो रूल है आपका वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस प्रकार से आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी ऑफ फॉर सिंपल एंड होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सॉरी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास, मोल कॉन्सेप्ट, सिंबल्स, आइकॉन्स मतलब आयंस, रेडिकल्स, वेरिएबल बैलेंसेस एंड टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, इसकी आपका बोले तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड केमिकल स्टोइकोमेट्री, ठीक है ना। क्लास 11 में जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा आपका है, पूरा आपका। समझ पा रहे हैं बेटा जी, सिलेबस बहुत बड़ा है, चीजें आसान नहीं होंगी आपको जॉब लेना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तक आपका ये हो गया, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा, वो उसके बाद चैप्टर आपका आता है कौन सा, तो वो आता है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। ये भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक आपका है ना। जिसका एक मतलब बेस्ट फॉर्मूला है कौन सा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, शायद आप जानते होंगे इसके बारे में, है ना। कौन सा आपका है, वो है आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। जैसे हम मतलब गैसियस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, इस टाइप से आपका मतलब यहाँ से आपके एग्जाम में जो सवाल बनते हैं, क्योंकि देखिए जो सिलेबस है आपका वो आपका नीट लेवल का सिलेबस आपका है, यहाँ पे दिया हुआ आपका है ना। लेकिन ये सच्चाई भी है कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो नीट लेवल के नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए मतलब पढ़ना तो आपको सब वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब अपना थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़नी है। जो नीट के बच्चे होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बीसीए पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी पड़ती है। लेकिन हम लोग भाई टीचर हैं, हमको इसके साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको इसके साथ में साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, और जो आपका जीएस पोर्शन है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया आपका, और आपका मतलब बहुत सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपकी रहती है। तो चैप्टर आपको सारे पढ़ने हैं, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर से आपके कौन से सवाल आपके बढ़ रहे हैं, है ना। कि मतलब कोई चैप्टर ऐसे मतलब मैक्सिमम जो चैप्टर्स रहते हैं आपके, उसमें कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। तो आपको वो जो टॉपिक होगा ना, सब टॉपिक होगा आपके चैप्टर का, उससे आपको करके जाना है ना। चलिए जिसमें आप देखेंगे गैसीय स्टेट क्या होता है आपका, है ना। गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेविएशन फॉर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। उसके बाद आपका आता है लिक्विड स्टेट, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी कोफिशिएंट एंड इट्स एप्लीकेशन। देन आपका आता है सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसीय स्टेट एंड लिक्विड स्टेट आपको मिल जाएगा क्लास 11th में। जो सॉलिड स्टेट है वो आपको मिलेगा क्लास 12th में, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ये आपको मिलेगा जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी है, नए एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स आपका सॉलिड स्टेट वो कट चुका है ना। चलिए देन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है चैप्टर, तो वो कौन सा है, तो वो है बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये आपका जो 3 चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री में, पेरियोडिक टेबल, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड तीसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग। जैसे आपका जो केमिस्ट्री होती है ना 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो उन जो तीनों जो सब
सब्जेक्ट्स होते हैं आपके केमिस्ट्री के, उन तीनों में क्या होता है, जो 3 चैप्टर्स ये वाले हैं, पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये आपका ना बेस बनाते हैं। तो इसके लिए मतलब जब भी शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की, तो अध्यापक आपको हमेशा शुरुआत कहाँ से करता है, इन्हीं तीनों चैप्टर से करता है। चलिए इसमें क्या पढ़ेंगे आप, तो इसमें आप पढ़ेंगे क्या बेटा जी, तो इसमें आप पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि BSEPR, जो थ्योरी होती है ना बेटा कौन सी आपकी, BSEPR जो थ्योरी रहती है आपकी, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। पोलराइजेशन क्या होता है आपका, फ्लोरेंस रूल क्या होता है आपका, बैलेंस पॉइंट थ्योरी क्या होती है आपकी, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखेंगे आप, है ना। चलिए, तो ये तो आपका हो गया केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देन आपका चैप्टर आता है कौन सा बेटा, उसके बाद आपका चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 12th, सेकेंड बुक, लास्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लास्ट चैप्टर नहीं, मतलब इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है आपका, है ना। चलिए, इसमें आप पढ़ेंगे लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो कैसे निकालते हैं आप, है ना। वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, IUPAC नोमेनक्लेचर आपका टफ रहता है इसका, है ना, किसका, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड आपका आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म टफ रहती है आपकी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शेप्स, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन कॉम्प्लेक्स, ये जो पॉइंट है ना आपका शेप, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये आप तब निकाल पाएंगे जब आप उसको मतलब प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना सीख जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड मेटल कार्बन कंपाउंड्स, जो कि आपका एलिमेंट्री नॉलेज है आपका, यानी कि क्लास 12th लेवल तक का, इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। ये आपका जो सिलेबस दे रहा है वो बोल रहा है आपसे। तो आपका जो क्लास 12 के जो चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको आप पढ़िएगा, है ना, समझिएगा। बिना समझे आप जाएंगे दिक्कत आप ही को होगी, हमें नहीं होगी। अगला चैप्टर आपका है कौन सा बेटा, तो वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कुल के बाद ये हो रही पेरियोडिक टेबल क्लास 11th, अच्छे से करिएगा, है ना। चलिए, इसमें क्या आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा मेंडलीफ पेरियोडिक लॉ, जो मेंडलीफ थे आपके वैज्ञानिक, उनकी जो थ्योरी थी आपकी वो करनी पड़ेगी आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस प्रकार से आपके एलिमेंट्स क्लासीफाई हुए थे। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल, क्या क्या लिमिटेशन थी आपकी मेंडलीफ की आपकी, जिन्होंने पेरियोडिक टेबल दी थी आपकी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पेरियोडिक टेबल, जो नई वाली आपकी टेबल है आपकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका मेन पॉइंट रहेगा, जो आपका क्लास जो चैप्टर आपका पेरियोडिक टेबल, और किस प्रकार से उसका नामकरण करते हैं आप, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, स्पेशली PSPDF ब्लॉक हैं आपके, उनको किस प्रकार से आप डिनोट करते हो, है ना, किस प्रकार से आप निकालते हो वो चीज। और इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाएगा, वो कौन सा है आपका, तो वो है बेटा आपको ये देखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इसको करना पड़ेगा। मतलब जब आप इससे मतलब जब आप यहाँ से इस प्रकार से जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या चीज बढ़ेगी, क्या चीज घटेगी आपके, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, एंड आपकी बैलेंसी क्या होती है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। देन आपका चैप्टर आता है क्लास 11th का इक्विलिब्रियम, चैप्टर कौन सा है बेटा आपका, तो चैप्टर आपका है इक्विलिब्रियम, आपका चैप्टर है, हाँ? जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू होमोजीनस इक्विलिब्रिया, कैसे एक प्रकार जो मतलब इक्विलिब्रिया बनते हैं, मतलब उस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसी में मतलब आपका जो रहता है ना, मतलब कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे होते हैं जो मतलब आपका यूजी लेवल पहुंच जाते हैं आपके, लेकिन बहुत से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा आप यहाँ पर। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है, वो है आपका लिसा टेलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका BBIP, मतलब इसमें आप स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से आपका एग्जाम का सवाल बनता है तो यहाँ से बनेगा आपका, है ना। देन आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना,
आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पीएच स्केल कैसे काम करता है, बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है ना। इसमें कुछ आपके फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूले होते हैं आपके, उनको आप पढ़ के जाएंगे, है ना बेटा। डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस, कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस। इस चैप्टर को अगर आप चाहें तो जो नीट के जो मतलब पीवाईक्यूज होते हैं उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब ये चैप्टर कितना टफ है ना। चलिए आगे बात करते हैं, चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा चैप्टर बेटा? क्लास 11th सेम, चैप्टर नेम थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे क्या बेटा जी? देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, वर्क, हीट, एनर्जी एंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यहाँ से आपका टोटल थ्योरेटिकल मतलब क्वेश्चन बनता है आपका, लेकिन ये भी टफ होता है आपका यहाँ से, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका, है ना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी क्या होती है आपकी, एंथैल्पी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेशली हिस्ट लॉ क्या आपका होता है ना। और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी क्या होती है आपकी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना बेटा। चल आगे बात करते हैं, चैप्टर आपका है कौन सा? तो वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर नेम क्या है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11th सेम, रेडॉक्स रिएक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स क्या होता है, और इसमें जो वीवीआईपी है आपका वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, है ना। बैलेंसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, किस प्रकार से आपसे बैलेंस कर सकते हो। देन आपका आता है मेटल एंड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। कौन कौन से मेटल्स को हम किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके ओर से हम उस एलिमेंट्स को कैसे निकालेंगे, है ना। मिनरल एंड ओर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको किस प्रकार से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। किन किन को बेटा? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। क्या क्या आपका है? कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। ये चारों आप कैसे हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपके इंपॉर्टेंट है ना। जो बाकी है वो आप छोड़ देंगे, भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात किसकी हो रही है? आगे बात हो रही है आपकी कुछ आपके हैं नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। जैसे देखिए, कार्बन हो गया आपका, क्या है बेटा आपका? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हेलोजन एंड स्पेशली एलोटॉप्स ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और उनके यूजेस। समझ पा रहे ना? ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, एलोटॉप्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस। और साथ साथ क्या आपका? सीमेंट एंड पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कौन से जो आपके सवाल होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं आपके। देन आपकी शुरू होती है क्या? इसके बाद शुरू होती है आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे हुआ बेटा? अब शुरू हुआ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शुरू हुई आपकी, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? जिसमें आप पढ़ेंगे सिंपल सा क्या पढ़ेंगे, देखिए। देन यू रीड इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, किसकी? डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, इस प्रकार से आप प्यूरिफाई कर सकते हो, अलग अलग मेथड्स होते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन किस प्रकार से होता है ना। फ्रेगमेंट कैसे बनता है आपका, कार्बन कैटायन कैसे बनेगा आपका, कार्बन आयन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। जीओसी जब पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? जीओसी पढ़ेंगे आप, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको ये सब चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी क्लास 11th में, है ना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कितनी प्रकार के आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, क्या होता है, सब कुछ। देन आपका आता है क्या? देन आपका आता है हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? इसमें आप पढ़ेंगे क्या? देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। किसकी बात हो रही है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, यानी कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन आपका, ठीक है ना। देन आपकी बात आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा? एरोमेटिक, यानी कि इसमें एरोमा हो, खुशबू हो, है ना, लाइक का बेंजीन। किसकी बात हो रही है बेटा? बेंजीन की बात हो रही है आपकी,
कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, जो आपको एरोमेटिसिटी होती है आपके, वो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है आपका उसका। केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म रहती है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो किस प्रकार से काम करता है आपका, है ना। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, किस प्रकार से आप फंक्शनल ग्रुप्स आप अटैच कर सकते हो, कैसे वहां से रिमूव करोगे, जो मैकेनिज्म होती हैं वो सब पढ़ेंगे, है ना। देन चैप्टर आपका आता है कौन सा बेटा, उसके बाद आपका आता है पॉलीमर। पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12th है शायद, बायोमोलिक्यूल्स भी क्लास 12th है, पॉलीमर भी क्लास 12th है ना। इन सबको आप पढ़ेंगे अच्छे से, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड सरफेस केमिस्ट्री। ओके क्लास, चलिए आगे देखिए। लास्ट चैप्टर आपका यहाँ पर वो कौन सा बेटा, तो वो है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे आप, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन पढ़ेंगे आप। इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, किस क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या नुकसान होंगे आपका जब आपका ओजोन लेयर पतली हो जाएगी, है ना, या खत्म हो जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आपकी। ग्रीन केमिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, किस प्रकार से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, ये भी आपका एक हिस्सा होता है किसका, केमिस्ट्री का आपका। तो ये तो बात होगी बेटा केमिस्ट्री की बात होगी। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, किसकी बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं आपकी फिजिक्स की बात करते हैं, है ना। तो फिर देखिए सबसे पहला चैप्टर बेटा कौन सा है आपका, सबसे पहला चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट। इसमें आप क्या, इसमें आप पढ़ते हैं क्या, इसमें आप पढ़ेंगे फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, किस प्रकार से आप यूनिट्स को डेराइव कर सकते हो, है ना। कौन कौन सी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो आपके समय रहती है ना, कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस, फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। देन आपका आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मोशन कहाँ होता है भैया आपका, ये देखिए इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे आप क्या क्या, देखिए मोशन इन बंटी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन, मोशन विद यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन 2D, मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन 3D, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि जो आपके क्लास 11 जो चैप्टर्स हैं आपके 1 से लेकर 5 तक, जैसे हम मतलब कि मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में। और इन्होंने मतलब बाकायदा सारे दिए हुए हैं कि किसमें आपको क्या पढ़ना है आपको, है ना। देन आपका आता है वेक्टर। वेक्टर में आप क्या पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपकी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। याद रखिएगा सिलेबस काफ़ी टफ है, आसान नहीं है। इन्होंने नीट का सिलेबस जो था ना, मतलब उन्होंने मतलब वहीं से कॉपी मारते सीधा, क्या कर दिया इन्होंने मतलब जो नीट का सिलेबस था एग्जैक्ट वहीं से कॉपी मारा है, कुछ नया नहीं इन्होंने दिया है। और उसमें जो सिलेबस है ना वो कम हो गया नीट के पेपर में, लेकिन इन्होंने वहां से छटा ही नहीं की, मतलब जो सिलेबस आपको दिया हुआ है इन्होंने। लॉ ऑफ मोशन, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, जिसमें आप पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ आप पढ़ेंगे। इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन बात आती है फ्रिक्शन की, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन, ये भी आप पढ़ेंगे। देन चैप्टर आपका आता है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11th, जिसमें आप देखेंगे क्या, जिसमें आप देखेंगे बेटा जी कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, जो वर्क डन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स की वजह से क्या होगा आपका, है ना। कनेक्टिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन इन 1 एंड 2D, जो कोलिजन होता है टकराव, वो भी इलास्टिक कोलिजन, वो भी 1D और 2D में दोनों में आप मुझसे पूछ रहा है आपसे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, समझ रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पूछ रहा आपसे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस प्रकार से आप एनर्जी आप कंजर्व कर पाओगे, एंड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होता है, एंड लास्ट में आपका पावर। तो ये तो हो गया आपका वर्क एनर्जी पावर का। देन आपका आता है रोटेशनल मोशन। क्या चैप्टर, चैप्टर कौन सा आपका है, चैप्टर आपका है रोटेशनल मोशन आपका। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, देखिए इसमें आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास है ना, इट्स मोशन, रोटेशनल मोशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑफ रोलिंग मोशन, इन सबको आप पढ़ेंगे, जो कि आपका आता है रोटेशनल मोशन में क्लास 11th। देन आपका आता है ऑक्सीलरेटिव मोशन, यानी कि ये भी आप क्लास 11th थी बेटा, क्या है आपका क्लास 11th है चैप्टर ऑक्सीलरेटिव मोशन। इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, इसमें आप पढ़ते हैं क्या, पेरियोडिक मोशन, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स इक्वेशन है ना, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑक्सीलरेशन, समझ रहे हैं ना, सिंपल पेंडुलम भी पूछना है आपसे, ऑक्सीलेशन वाई और लोडेड स्प्रिंग, स्प्रिंग लगी हुई है उस पर लोड डाल दिया उन्होंने है ना, कुछ लटका दिया, देन वो ऑक्सीलेट कर रही है, तब क्या होगा, समझ पा रहे हो क्या, लेवल काफी अच्छा सिलेबस का है। और एग्जाम जो पेपर में जो सवाल आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं, अच्छे लेवल के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में है ना। क्लास 11th चैप्टर ग्रेविटेशन। अब इसमें क्या है भैया, देखिए फटाफट, सिंपल चीजें हैं इसमें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी, समझ रहे हो ना, प्लेनेटरी मोशन एंड केपलर्स लॉ, सॉरी। देन आपका आता है इलास्टिसिटी, ये भी क्लास 11th है बेटा आपका, इलास्टिसिटी। इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे क्या, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शीर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक एंड बिहेवियर ऑफ मोशन। ये सब किसमें आएगा, जब आपका क्लास 11th में आएगा, चैप्टर आपका है इलास्टिसिटी, सॉरी। देन आते हैं सरफेस टेंशन, चैप्टर सरफेस टेंशन, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है आपका है ना, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप एंड सोप बबल, यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं, मैंने देखे हुए सवाल आपके है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरिटीज एंड डिटर्जेंट, ये सब आपको पूछेगा आपसे। देन आपका आते हैं इस पे, इसके बाद हम आते हैं लिक्विड इन मोशन। किसकी बात हुई बेटा, अब बात हुई है आपकी लिक्विड इन मोशन, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, रेमंड नंबर, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। देन आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि केटीजी, आप केटीजी। इसमें क्या क्या आपका आएगा, इसमें आपका आएगा क्या क्या बेटा, लॉ ऑफ गैसेस आपके आएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन आपका आएगा वही पीवी इक्वल टू एनआरटी, assumptions of KTG, pressure exerted by a gas, law of equation of energy, degree of freedom, specific heat of gases, solids and mean path, mean free path, ये सब आप पढ़ेंगे केटीजी में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप पढ़ेंगे। देन आपका आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्या आता है बेटा आपका, देन आपका आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका आता है, देखिए ये है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, स्पेसिफिक हीट, चेंजेस ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, थर्मल कैपेसिटी, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात हो रही है बेटा, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पूछेगा आपसे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पूछेगा, एंड स्पेशली कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन से सवाल आए हुए है ना। चले चैप्टर नेक्स्ट आपका क्या है, तो वो है आपका रेडिएशन, क्या है बेटा,
रेडिएशन है, जिसमें आपसे क्या पूछेगा, जिसमें आपसे पूछेगा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, क्या क्या मोड होते हैं, किस प्रकार से आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है ना। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेडिएशन, परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसके बाद हम आते किस पे, बेटा जी, उसके बाद हम आते हैं वेव्स के ऊपर। चैप्टर आपका है वेव्स, जिसमें आपसे पूछेगा क्या, टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव इक्वेशन, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स, नॉर्मल मोड्स एंड डॉपलर इफेक्ट। ये सिंपल रहेगा और सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं यहाँ से। तो ये तो था आपका क्या बेटा, क्लास 11 था। अब शुरू हो रहा है क्लास 12, शुरू हो रहा है फिजिक्स का। मतलब चीजें आसान तो नहीं होंगी, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी वही पढ़ना पड़ेगा जो बच्चा नीट का एग्जाम देने जाता है ना। और अगर आप नीट का लेवल का ही पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर बन जाते, काहे टीचर बनोगे। कोई बात नहीं बेटा, आपको पढ़ाना पड़ेगा क्लास में, और जो चीज आपको पढ़ानी पड़ेगी वो चीज आपको आनी चाहिए, सिंपल सी बात तो ये है ना। चैप्टर आपका है क्या, चैप्टर आपका है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है बेटा, चैप्टर नेम आपका रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लास 11th, सॉरी क्लास 12th आपका शुरू हो गया यहाँ से। जिसमें आप पढ़ते हो क्या, जिसमें आप पढ़ोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन एंड कर्व्ड मिरर। देख रहे हो भैया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन उसकी, लेंसेज क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। भाई अलग ही लेवल का जलवा इनका। देन आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि आपका क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट है। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, जिसमें आप पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल, कॉन्सेप्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक किस प्रकार से रहता है, गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, फोर्स एंड टॉर्क एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी बाय ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इक्वल पोटेंशियल सरफेस। अभी तो रुको जरा, सबर करो, चीजें अभी खत्म नहीं हुई भैया, आप घबरा रहे हो एकदम जाने के लिए, हो जाने दो आराम से। देन आपका आता है कैपेसिटेंस आता है। हम भी आपको फटाफट करवा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है काफी टाइम हो चुका है ना। देखिए जिसमें आप क्या देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, कैपेसिटर इसकी प्रिंसिपल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, effect of dielectric on capacitance, series and parallel combination of capacitor, एंड आपका आता है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, वेन डेव ग्राफ जनरेटर। जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उनका पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां से आपके सवाल आपको बनना चालू हो चुके हैं, है ना। देन आपका आता है इलेक्ट्रिक, कौन सा आपका, देन आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 11 बेटा अब आपका शुरू हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका शुरू हो गया है, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, जिसमें आपसे पूछता है क्या, वो ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ का तो बताइए फटाफट। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं आपके, और उनके कॉम्बिनेशन किसमें, सीरीज और पैरेलल में, किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और उनके एप्लीकेशंस, और साथ में इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। अब आता है क्लास 12th की मैग्नेटिक एंड, किस पे बेटा, मैग्नेटिक एंड मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। चलिए ये करते हैं चीजें खराब। नेचुरल एंड मैन मेड मैग्नेट, ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बार मैग्नेट, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, मैग्नेटिक मोमेंटम, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, परमेबिलिटी, सस्पेक्टिबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, और उनके रिलेशन क्या होते हैं, क्यूरी लॉ,
BH curve, classification of magnetic materials, magnetic force, motion in a magnetic field, Biot-Savart law, magnetic field by a state conductor, circular current carrying coil, Ampere circular law, solenoid, toroid, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड आपका वोल्ट मीटर। इन सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा क्लास 12th है और पूरा क्लास 11th है, कुछ इसमें चेंज नहीं उन्होंने दिया हुआ है ना। अब आपके आते हैं ईएमआई पे। किस पे आते हैं? ईएमआई पे आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे आए बेटा? अब हम आए ईएमआई पे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ, लेंस लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। देन आपका आता है एसी। क्या बेटा आपका आएगा? एसी आ रहा है आपका, एसी अल्टरनेट करंट, ये भी टफ रहता है आपके लिए, है ना। जिससे पढ़ेंगे आप मीन एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, एसी करंट कंटेनिंग रेजिस्टर, इंडक्शन एंड कैपेसिटेंस, सीरीज रेजोनेंट करंट सर्किट, क्यू फैक्टर, एवरेज पावर इन एसी, वाइटलेस करंट, एलसी, ऑक्सीलेशन एंड ट्रांसफार्मर। सब पूछ रहा आपसे एक तरफ से, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये पूछते नहीं है, सर ये पूछ भी लेते हैं एग्जाम में। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आप खुद ही सोचिए ना, आप पढ़ाने जाओगे नाइन्थ एंड क्लास 10th पढ़ाने जाओगे आप, है ना, और आपसे पूछ रहा है 11th एंड क्लास 12th की पीसीबी, और वो भी नीट लेवल की। समझ रहे हो ना? यानी कि जिसका एग्जाम देख के बच्चा डॉक्टर बनता है और आप टीचर बनोगे, और वो भी 9th-10th के। इससे अच्छा जो आपके सेंटर के एग्जाम्स रहते हैं, चाहे वो ईआरएमएस हो गया, DTPS भी हो गया, या बोले तो आपका एनवीएस केबीएस हो गया, इनमें ना इनका लेवल मतलब थोड़ा सा लो रखते हैं। मतलब देखिए, सिंपल सी बात है, वही एनसीईआरटी होती है, वही सिलेबस होता है ना। वही एनसीईआरटी से मतलब आपका नीट का एग्जाम बनता है, पेपर बनता है, और उन्हीं किताबों से जेईई का पेपर बनता है। आप भी जानते हो जो जेईई मेंस और जो एडवांस होते हैं, उनके जो क्वेश्चन कितना टफ लेवल का आता है, कि सिलेबस सेम रहता है ना, किताबें वही रहती हैं, उन्हीं किताबों से वो आपसे कुछ ही पूछ सकता है आपसे। अब रोना बंद कर दीजिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि आप भी जानते हो अगर ऐसा ना होता तो कटा इतना लू ना जा रहा होता। देन अब आते हैं बेटा किस पे? अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। किस पे आ गए हम? अब हम आ गए वेव ऑप्टिक्स के ऊपर आ गए। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे क्या बेटा जी? हाइजेंस प्रिंसिपल, किसका? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ मालूस। मतलब नीट में भी अब यहाँ से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आपसे सिलेबस पूछ लिया गया कि लॉ ऑफ मालूस बताइए आप क्या होता है ना। पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग। अब देखिए, ये आपका है क्या? अब चैप्टर आपका आ गया कौन सा बेटा? वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, जिसमें आप पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो सेल्स, मैटर वेव्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। कुल मिला के जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है बेटा, क्या है आपकी मॉडर्न फिजिक्स, वो आपकी यहाँ से आपकी पूछ रहा है आपसे, है ना। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका? नेक्स्ट चैप्टर आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, जिसमें आपसे पूछेगा न्यूक्लियस, साइज, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ डिस्टिंगेशन, अल्फा बीटा गामा डीके। कौन सा बेटा? अल्फा बीटा एंड गामा डीके आपका। देन आते कंडक्टर के ऊपर, सेमीकंडक्टर आपका, जिससे पूछेगा आपसे क्या? एनर्जी बॉन्ड इन सॉलिड्स, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर, स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपके एग्जाम में लॉजिक गेट से सवाल आए हुए हैं, तो ये आपका स्टार पॉइंट है, यहाँ से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। और ये चैप्टर आपका जो था एनसीईआरटी में कट हो चुका है ना।
आप चाहें पढ़ लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये तो हो गया आपका जो आपके 90 सवाल आ रहे थे 180 नंबर के 9 टू लेकर 12 तक का। और फोकस सिर्फ इनका किस पे है? फोकस सिर्फ इनका है किस पर? 11th एंड 12th पर फोकस इनका है। किस पर फोकस है बेटा? 11th एंड क्लास 12th पर फोकस है। तो आपको अगर सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जॉब लेनी है तो आपको 11 12th वो भी पीसीबी तीनों आपको आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तीनों आपको आना चाहिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से। देन अब बेटा जी हम आते हैं कहाँ पर? अब हम आते हैं पार्ट सेकंड जो कि आपका है ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें आपकी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब आएंगे किसमें? ग्रेजुएशन लेवल पर। तो आप भी समझ सकते हो कि मतलब एक एवरेज बच्चे के लिए ये सब करना आसान तो नहीं होगा, है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात हो रही है? वो होती है आपकी रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके बैक्टीरिया, वायरस, डिसीजेस एंड इम्यूनिटी, यानी कि बैक्टीरिया वायरस के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना? देन आते हैं एल्गी एंड फंजाई, जिसमें आपके जनरल करेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड थैलर ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि एल्गी और फंजाई है। अगर बात करें एल्गी और फंजाई की ग्रेजुएशन लेवल पर यानी कि यूजी लेवल पर, बीएससी लेवल पर, तो उसमें ना बेटा पूरा पूरा चैप्टर है, मतलब पूरा पूरा पेपर है आपका एल्गी का, फंजाई का अलग से, है ना? तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देन बात करते हैं हम ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। जनरल करेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से ब्रायोफाइटा में एंड टेरिडोफाइटा में उसके क्या करेक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से उसे क्लासिफाई किया गया है ना? और उसका रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। देन आपका आता है सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन एंड डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल साइकिल में माइटोसिस, मियोसिस एंड उनके सिग्निफिकेंस, ये अब करना पड़ेगा। देन हम आते कहाँ पर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्लांट्स में एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये करना पड़ेगा आपको। देन आपका आता है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टिम्बर प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, फाइबर एजिंग प्लांट्स एंड कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। देन आते हैं फाइबर स्ट्रक्चर पर, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोस, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, है ना? पॉली एम्ब्रियो क्या होता है आपका, एपिमिक्सिस क्या होता है एंड आपको पार्थेनोकार्पी क्या होता है। बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपका 11th 12th लेवल पर मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि आपका मिलेगा यूजी में, यानी कि जब ग्रेजुएशन है वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। क्या हिस्ट्री होती है आपकी मोनोकॉट और डाइकॉट की? स्टेम्स, लीव्स, है ना? एनामोलस, सेकेंडरी ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम, सैपवुड, हार्टवुड एंड एनुअल रिंग्स, ये आपको क्लास 11th में मिल जाएंगे और कुछ यूजी लेवल पर आपको मिल जाएंगे। देन आते हैं वाटर रिलेशन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, किस प्रकार से फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है आपका, ठीक है ना? देन आते हैं फोटोसिंथेसिस पर, टाइप्स ऑफ पिगमेंट, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, C3C4 साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेड ड्रॉप फिनोमेना क्या होता है आपका, कीमोसिनेसिस आपका क्या होती है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस आपका, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना? अब इसमें क्या रेस्पिरेशन में देखिए आप, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब टॉपिक्स वही हैं जो आप क्लास 11th में थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल
माइक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड आपका एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल्स है ना। देन आते कहाँ बेटा, देन हम आते हैं कहाँ पर, हाँ ओके, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आते हैं। फोटोपैरोडिज्म, वनिलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, काइनेटिक काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ, सीड डोरमेंसी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, आगे देखिए, अब हम आते हैं इकोलॉजी के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, एलिनो इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, बायोडाइवर्सिटी, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, endangered species, deforestation, bio-communities, ecosystem, food chain, ecological pyramids, wildlife and its conservation, biogeochemical cycle, environmental law and radiation hazards। तो ये आपका हो गया है ना, यानी कि इकोलॉजी आपकी। आगे बात करते हैं हम किस पे, आगे हम बात करते हैं बेटा जी आपकी किस पे, देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, रेगुलेशन इन एनिमल्स यानी कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड आपके हार्मोन्स। देन हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, एस्कैरिस, लिवर फ्लूक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोन्स है ना, एंड इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, प्लाज्मोडियम, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। यूजी लेवल तक का याद रखिएगा, आसान नहीं होगा आपको। इसके बाद हम आते कहाँ पर, इसके बाद हम आते बेटा जी जेनेटिक्स पर, मेंडलिज्म, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड आपका म्यूटेशंस। उसके बाद आपकी आती क्या है, वो आती है आपकी इवोल्यूशन में, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, लैमार्किज्म, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड आपका स्पेसिएशन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी विम्बर लॉ एंड ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये आपका होगा मतलब कि इवोल्यूशन पे आपका आ जाएगा है ना। अब आता आपका बायोटेक, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका फ्री के नंबर होते हैं और वो आपको लेने चाहिए। टूल्स एंड टेक्निक्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, याद रखिएगा, जीन एम्प्लीफिकेशन, जीनोमिक लाइब्रेरी एंड जीन मैपिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ट्रांसजेनिक एंड जीएम क्रॉप्स, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टॉपिक सेम लग रहे होंगे आपको, लेकिन यूजी लेवल पे और 11-12 लेवल पे दोनों फर्क होता है थोड़ा सा बेटा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका चैप्टर कौन सा है, पॉइंट्स आपके हैं, वो हैं बेटा आपके कौन से, वो हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स, 5 किंगडम सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स अप टू फैमिली लेवल विद सुटेबल एग्जांपल्स। समझ रहे हो ना, फैमिली सारी पढ़नी पड़ेंगी आपको 5 किंगडम वाली, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, साथ में एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनिमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फेथ ऑफ 3 जेमिनल लेयर्स, टेस्ट्यूब बेबी कैसे बनते हैं आपके, एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्रॉग। किसकी बात हो रही है बेटा, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्रॉग की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। देन आपका आते हैं, अब आके आती है केमिस्ट्री आती है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स में, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आते हैं आपके जीरो लेवल के, आपके जीरो ग्रुप कौन से आता है आपका, आइसोलेशन, कंपाउंड्स ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है ना। देन आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्पेशियल कंपाउंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड आपका एलॉयस। एंड आपका अब आता है ए ब्लॉक में, उसमें क्या पढ़ेंगे आप, उसमें आपसे पूछेगा, आपसे क्या क्या पूछेगा बेटा, आपसे लेंथेनॉइड्स, एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सुपर हैवी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देन आपका आएगा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोल ऑफ बल्क एंड ट्रेस मेटल आयंस, बायोलॉजिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर, इनका
ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ता है, मतलब जो आपके रहते हैं बायो से मतलब जोड़कर एप्लीकेशन बेस पर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर। देन आते कहाँ पर, उसके बाद हम आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, एक्शन 1 रिएक्शन, एक्शन 2 रिएक्शन एंड साथ में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन आपसे पूछेगा, यानी कि जीओसी जो है आपकी वो पूछेगा। अब हम आते हैं फिजिक्स के ऊपर, उसमें क्या पूछेगा आपसे बेटा, फिजिक्स में आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए, तो वो पूछेगा आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, मतलब कौन कौन से, यूवी विजुअल, लैम्बर्ट बियर लॉ, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर, बैरियर शिफ्ट, कैलकुलेशन ऑफ गामा मैक्स वैल्यू ऑफ डाइंस, पोलाइंस, पोलिन्स, हाँ, इनोन कंपाउंड, IR मतलब कि आप क्या बोलते हैं इसे, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हुक्स लॉ, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ IR बैंड, फिंगरप्रिंट रीजन, कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स आपके, है ना। देन आपका जीरो केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है ना, जीरो एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, अर्हेनियस इक्वेशन, क्या बेटा, अर्हेनियस इक्वेशन आपसे पूछेगा। देन आपका कोलिजन थ्योरी, एडेप्टिक कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, क्लास 12 और साथ में आपका यूजी लेवल का, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन सॉल्यूशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है ना। देन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें क्या पूछेगा आपसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ EMF, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कोलरेंस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, solubility, product, equivalent conduct in infinite dilution, weak electrolytes, hydrolysis, hydrolysis constant। देन आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ reduced mass, elastic and inelastic collision, analytic collision in center of mass frame, angular momentum of a system particles, conservation of angular momentum। जी आपका फिजिक्स क्वेश्चन रहेगा बेटा आपका, है ना। देन आपका आता कहाँ पर, ऑक्सीलरेटिव मोशन में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलरेशन, पावर डिसिप्लेशन, क्वालिटी फैक्टर, ड्राइवन हार्मोनिक ऑक्सीलरेशन। देन आपका आया कहाँ पर, इसके बाद आपसे पूछेगा क्या, उसके बाद आपसे पूछेगा क्या बेटा जी, वो पूछेगा आपसे वेव्स इन मीडिया में, स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव्स, क्या स्पीड रहेगी आप जब चेंज करते हो मीडियम को, फ्लूइड, एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स। केटीजी में पूछेगा आपसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड RMS। वेलोसिटी का होती है आपकी मीन पाथ, मीन फ्री पाथ, थर्मल कंडक्टिविटी आपसे पूछेगा आपसे, है ना। आपसे पूछेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कोरेंस, एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, है ना। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या पूछेगा आपसे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, सॉलिड बेंज थ्योरी, सॉलिड मेटल इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडिया ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो ये तो हो गया आपका यूजी लेवल का, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन था, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करते हैं आपकी जो कि है आपका टीचिंग मेथड्स, क्या है बेटा, टीचिंग मेथड्स है जो कि आपका 40 नंबर का आएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, है ना। कितने आएंगे आपके, 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, कितने नंबर के, 40 नंबर के आपके, ठीक है ना। जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या, देखिए, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, प्लेस ऑफ साइंस, स्कूल करिकुलम, नेचर ऑफ साइंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, वैल्यू ऑफ साइंस, correlation of science with other school subjects, aims of science teaching in secondary schools, scientific literacy and scientific methods। कुल मिला के मतलब बात वही हो रही है कि मतलब जो आपका CGP क्वेश्चन रहता है ना बेटा, वो सारे पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जो आपका KBS हो गया, NBS हो गया, DHPS हो गया, जो मतलब साइकोलॉजी आप पूछते हैं आपसे, वो सब आपको पढ़नी ही पड़ेगी।
और चाहे तो आप उसके PYQs आप लेंगे तो वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए, ये आपका पोर्शन है, फिर से दिया गया आपके सिलेबस में, है ना। कितने बेटा, 500 नंबर का आपका रहेगा पेपर आपका, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया, पूरा डिटेल सिलेबस को हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, आप भी जानते हो, है ना, कि किस प्रकार से चीज़ें आपकी चलती हैं, क्योंकि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप भी सहयोग करें और हम आगे तक पहुँचें, ठीक है ना। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई ज़रूरी बात हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर दे देंगे वहाँ पे, ठीक है ना। हमने कोशिश की है कि आपको पूरा सिलेबस समझा दें अच्छे से। बाकी आपकी मर्जी है, चीज़ें आपको कितनी समझ में आई हैं, कितनी नहीं समझ में आई हैं, है ना। अगर समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे वो चीज़ें आपको। ओके बच्चे।